हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आज पुनः हम तैयार हुए हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का विगत वर्षों का प्रश्न पत्र करने के लिए। आप सभी को पता है कि हम पिछले 6-7 दिन से लगातार एक टेस्ट कर रहे हैं। विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं और सभी को अपना स्कोर भी पता लग रहा होगा, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और सभी मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। विकल्प दिया गया, रोड़ा कवि, अद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर। सही विकल्प का चयन कर अपना आंसर कमेंट करके देना है। हमारा आंसर हो जाएगा अद्यतन सूरी। दोस्तों याद रखिए, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन हैं? अद्यतन सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। विकल्प है लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी। आप सभी को पता है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरिस्पति अधम कवि निंदही वेद्य पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? विकल्प है कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास, सूरदास। सही विकल्प का चयन करके अपना आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, बिसल देव रासों के रचनाकार हैं। विकल्प है जगनिक, सारंगधर, नल सिंह, नरपति नालह। सही विकल्प का चयन करके अपना आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा नरपति नालह। अब सभी जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है कि बिसल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं। देखो हम ना, याद हमें होता है, लेकिन अगर हम ट्रिक से याद नहीं करते तो फिर ये एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में बैठकर कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसलिए कोड से याद रखिएगा। बिसल देव रासों में एक बिसल शब्द आया है, और जो बिसल आया है इसको हम बिसल बना लें। बिसल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं। दोस्तों नारियां कभी बिसल नहीं बजाती, बिसल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं। तो हमें याद रहेगा बिसल देव रासों किसका है? नरपति नालह का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अधःमान की रचना है। अधःमान की रचना है प्राकृत पंगलम, संदेश रासक, जयचंद प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। सही विकल्प का चयन करके आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा अधःमान किसकी रचना है? हमारा आंसर हो जाएगा अधःमान की रचना है। अधःमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। हमारा आंसर हो जाएगा संदेश रासक। अधःमान कौन सी सदी के हैं आपके? 11वीं सदी के उत्तरार्ध के और 12वीं सदी के पूर्वार्ध के माने जाते हैं। 12वीं सदी के पूर्वार्ध का ज़्यादा जो मिलती है, 12वीं सदी का पूर्वार्ध। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं। विकल्प है उदय भट्ट, भामह, दंडी, वामन। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, उद्भट। दोस्तों आप सभी को याद ही होगा कि हमने कोड बनाया था कि सारे काव्य अलंकार सार संग्रह, सारे संग्रह को लेकर उदय होता है। कौन? उद्भट। उदय से क्या याद रखें? उद्भट। तो उद्भट काव्य अलंकार संग्रह किसकी है? उद्भट की रचना है। भामह की पूछे तो भामह की कौन सी है? काव्य अलंकार है। दंडी को की पूछे तो काव्य आदर्श है। वामन की पूछे तो सूत्रवृत्ति है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी हो जाएगी? वामन की हो जाएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एवं क्रम हेतु मभिधाय रस विशेषज्ञम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? विकल्प है भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र। सही आंसर को चूज करके कमेंट करके बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। ये भामह का रस संबंधी सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। विकल्प है पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, व्याकरण। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। किसका है? दामोदर का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? आपका दामोदर का है। दोस्तों हमने कोड भी बनाया था कि जो दादाजी होते हैं, दामोदर को हमने दादाजी बनाया कि जो दादाजी होते हैं ये व्याकरण पर क्या करते रहते हैं? उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं, कथन कहते रहते हैं। व्याकरण को लेकर उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं। कौन? दादाजी। यानी जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ है और किसका है? ये दामोदर का है। किसका है? दामोदर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम सोरम थाहिबी धी धी धुना धूप जाहिबी फी फिना सत्य साहिबी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? विकल्प है मागधी, पैसाची, बांगरू, कोरवी। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा B4 बोल, पैसाची। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। विकल्प है रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, रैदास। आप सभी को पता है कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास ये तीनों ही किसके हैं? अष्टछाप के कवि हैं, जिसमें कृष्णदास और परमानंद दास तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और नंददास किसका है? आपका विठलनाथ का शिष्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। विकल्प है रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, गोस्वामी हित हरिवंश। वल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? गोस्वामी हित हरिवंश। अगर हम देखें इसमें कि रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय था। हमने अच्छे से याद किया कि राम
इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद, राम विशिष्ट होते हैं, इसलिए इनके आगे क्या लगाते हैं, हम श्री लगाते हैं, यानी ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य का संप्रदाय पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, अष्टछाप। शंकराचार्य का कौन सा हो जाएगा, अद्वैतवाद, या अगर संप्रदाय पूछा जाए तो वेदांत दर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। विकल्प है मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। सही विकल्प का चयन कर कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए मधुमालती। हमें पता है अखरावट जो है ये भी किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का है, जो जिसमें ये एक वर्णमाला ग्रंथ है आपका। आखिरी कलाम है ये भी जायसी का है आपका, जिसमें मुगल सम्राट बाबर की कयामत का वर्णन है। पद्मावत है ये भी किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का है, जिसके अंतर्गत राजा रत्न सेन और सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती का वर्णन दिया गया है। मधुमालती जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, किसकी है, ये आपकी मंझन की है, मंझन की है। दोस्तों याद हमने अच्छे से किया था कि जो मधुमालती रचना किसकी है, मंझन की है, और ये जो मधुमालती है इसके नायक हैं वो कौन है, मनोहर है। नायक मनोहर बहुत बार पूछ लिया जाता है, हम याद कैसे रखें, देखो जो मंजन करता है ना, मंजन करता है वो बहुत ही मधुर लगता है, और कैसा लगता है, मनोहर भी लगता है। मंजन करने वाला मधुर लगता है और मनोहर भी लगता है, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। विकल्प है सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा नायिका भेद ग्रंथ पर आधारित रस मंजरी। सभी को आंसर आ गया होगा। रस मंजरी किसका है आपका, नंददास का है। ध्यान रखना ये जो रस मंजरी है ये किस पर आधारित है आपका, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि नंददास की कौन सी रचना नायिका भेद पर आधारित है, तो नायिका भेद पर आधारित कौन सी है, इनकी रस मंजरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। विकल्प है हित तरंगिनी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हित तरंगिनी। दोस्तों कृपाराम की जो रचना है हित तरंगिनी, यह नायिका भेद पर आधारित है और यह 5 तरंगों में विभाजित है। यह 5 तरंगों में विभाजित है, जिसके जो प्रथम तरंग है उसमें नायिका वर्णन दिया गया है, नायिका भेद वर्णन दिया गया है। ध्यान रखिएगा हित तरंगिनी 5 तरंगों में विभक्त है, जिसका जो पहली तरंग है उस तरंग के अंदर नायिका भेद का वर्णन किया गया है। यह लगभग आपकी 400 छंदों में लिखित है। लगभग कितने छंदों में, 400 छंदों में लिखित है, तो ये जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अगली रचना हमारी उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, रूप गोस्वामी की है। उसके बाद है श्रुति भूषण और कर्णाभरण। ये दोनों रचनाएं हैं, ये किसकी हैं, कर्नेश की हैं। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, आपके कर्नेश की हैं, कवि कर्नेश की है। ये आधुनिक कवि है हमारा कवि कर्नेश। श्रुति भूषण और कर्णाभरण दोनों रचनाएं किसकी हैं, कवि कर्नेश की हैं, और दोनों ही किस प्रकार के हैं आपके, दोनों ही अलंकार ग्रंथ हैं, ध्यान रखना।
दोनों ही कैसे हैं, अलंकार ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी जो कर्नेश कवि हैं, इनकी रचना है एक भूप भूषण। कर्नेश कवि की और रचना कौन सी है, भूप भूषण है, ध्यान रखना। श्रुति भूषण, कर्णाभरण, भूप भूषण, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, कवि कर्नेश की हैं। और ये कैसी, ये श्रुति भूषण और कर्णाभरण दोनों क्या हैं, आपके अलंकार ग्रंथ है। इसी प्रकार से कुछ रचनाएं और दोस्तों हमारे पास आती हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है भाषाभरण, एक रचना आती है हमारी और वो रचना आ जाती है भाषाभरण। कौन सी, भाषाभरण। भाषाभरण रचना किसकी होती है, देखिए लगती तो कर्णाभरण के जैसी ही है, लेकिन ये कर्नेश की नहीं है। कर्नेश की कैसे याद रखें, कर्नेश की रचना है कर्णाभरण। करनेश, कर से कर्ण बना लें, कर से कर्नेश है ना, कर्नेश यानी कर मानी हाथ, हाथ कान, और कानों से क्या करते हैं हम, सुनते हैं, और क्या कर देते हैं, भूप भरण कर देते हैं, राजा का भरण कर देते हैं, राजा को भर देते हैं। तो हाथों से करने से, कर से करते हैं, कान से सुनते हैं, और राजा का भरण कर देते हैं, भूप भूषण कर देते हैं हम। तो यह ध्यान रहे, श्रुति भूषण, कर्णाभरण और भूप भूषण तीनों ही किसकी हैं, कर्नेश की हैं। इसी प्रकार की एक रचना हमारे पास आ जाती है भाषाभरण। भाषाभरण रचना किसकी होती है, वेरिसाल की होती है। ध्यान रखना, एक आधुनिक कवि है आपका वेरिसाल, वेरिसाल है, जिसकी क्या है, भाषा भरण रचना है। इसी प्रकार की एक और रचना हमारे पास आती है, और वो रचना आ जाती है भाषा भूषण। दोस्तों पूछ लिया जाता है ये कई बार, रचना आती है भाषा भूषण। भाषा भूषण ये रचना किसकी होती है, आप सभी जानते हैं किसकी है, ये जसवंत की रचना है। किसकी है, जसवंत की रचना है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखें कि अगर भाषा भरण आए तो वेरिसाल की रचना है, और भाषा भूषण आए तो जसवंत की रचना है। अगर भूप भूषण आए तो कर्नेश की है, कर्णाभरण आए तो कर्नेश की है, और श्रुति भूषण आए, हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। आप सभी जानते हो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है, चिंतामणि है। दोस्तों चिंतामणि के कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि के ग्रंथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें एक क्या है, कवि कुल कल्पतरु है, दूसरा राम विलास है, रस विलास है। ये जो ग्रंथ हैं, ये आपके जो रस विलास ग्रंथ है, यह है आपका कैसा है, रस ग्रंथ माना जाता है। तो 9 ग्रंथ थे, जिनमें से कुछ मुख्य हमसे पूछ ले जाते हैं। राम विलास, रस विलास, ये दोनों ही किसके हैं, चिंतामणि के हैं, और कवि कुल कल्पतरु भी किसका है, चिंतामणि का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। विकल्प है सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आपको पता है सभी को आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सेनापति। जो रीति मुक्त कवि हैं, वो रीति मुक्त कवि कौन से हैं, हमने कोड से अच्छे से याद किया हुआ है, कौन से हैं, जल्दी से कोड लिख के शेयर कीजिएगा। कौन से हैं, आलम, घनबोध, ठाकुर, द्विज। आलम हैं, घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, द्विज हैं। तो आलम हमारे पास आ गया, द्विजदेव आ गया, ठाकुर आ गया, और सेनापति जो है वो आपका रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। विकल्प है अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, और छत्र प्रकाश। ये छात्र प्रकाश नहीं दोस्तों, ये क्या है आपका, छत्र प्रकाश है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D4 डोग। आप सभी जानते हैं जो छत्र प्रकाश है वो किसकी है? आपके लाल कवि की है। छत्र प्रकाश किसकी है? लाल कवि। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं किसकी हैं? दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। विकल्प है सरहप्पा, हेमचंद्र, शबरपा, स्वयंभू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। आप सभी जानते हैं शंभू कौन सी सदी के हैं? सॉरी, हेमचंद्र कौन सी सदी के हैं? 12वीं सदी के हैं। स्वयंभू भी आपका 8वीं सदी का है, सबरपा भी 8वीं का है और सरप्पा भी 8वीं का है। जो हेमचंद्र हैं वो कौन सी के हैं? 12वीं सदी के। हमने अच्छे से कोड में याद किया हुआ है कि रात के 12 बजे तकिया लगाकर हिम की तरह शोभायमान हो जाते हैं। रुई का तकिया लगाकर हिम की तरह शोभायमान हो जाते हैं। तो हिम से क्या याद रहेगा? हेमचंद्र। रात के 12 बजे से ये 12वीं सदी का। और कौन कौन है इसके साथ? रुयक है, रुई का तकिया लगाया तो रुयक है। और कौन है? शोभायमान होते हैं तो कौन है? शोभाकार हैं। ये सभी कौन सी के हैं? 12वीं सदी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। विकल्प है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंता चिंत्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, हरिदास संप्रदाय। दोस्तों आपको याद ही होगा अच्छे से, आप इससे संबंधित सभी संप्रदायों से संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। देखिए हमने कोड से अच्छे से याद किया था सखी संप्रदाय। जो सखी संप्रदाय है इसमें जो भगवान की जो आराधना की जाती है, श्री कृष्ण की जो आराधना की जाती है वो सखी मानकर की जाती है। अपने आप को जो भक्त होते हैं वो अपने आप को कृष्ण और राधा की सखी मानते हैं और फिर उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये जो दास होते हैं ना, ये दास हरि के जो दास होते हैं ये क्या मानते हैं? अपने आप को सखी मानकर पूजा करते हैं। याद रखना, हरि के दास अपने आप को सखी मानकर पूजा करते हैं। ये भी याद रहेगा कि सखी संप्रदाय किसका था? हरिदास। हरिदास मतलब सखी संप्रदाय किसको कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय को कहा जाता है। और इसके संस्थापक भी कौन थे? हरिदास स्वामी ही थे। और इसमें राधा कृष्ण की सखी मानकर उसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? विकल्प है नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, विजयदेव नारायण शाही और रघुवंश। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा B4 बोल, नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों आप सभी जानते हो कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1801, 1810, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा C4 कैट 1800 ईस्वी। सभी जानते हैं आप कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इस कॉलेज में जो हिंदी विभाग था उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? उसके कार्यभार कौन माने जाते हैं आपके? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, धेरी बही विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथ्य या संस्मरण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देहरी बही विदेश किस विधा की रचना है? ये आपका आत्मकथा है, आत्मकथ्य है। किसका है? राजेंद्र यादव का। ध्यान रखिएगा, देहरी बही विदेश ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है? ये राजेंद्र यादव की। कब की है? 1930 की। डेट भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें हमें याद करनी है कि देहरी बही विदेश किसकी ये क्या है? एक आत्मकथा है। किसकी है? राजेंद्र यादव की है। कब की है? 1930 की है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। विकल्प है केटिल्य, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा D4 डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। विकल्प है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापाद, ज्ञानेश्वरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार कौन थे? आपके ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। और यह मैथिली भाषा में लिखी सबसे पहली रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल राम कुमार वर्मा। दोस्तों, जो रचना है हमारी उत्तरायण महाकाव्य, ये किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। कैसी रचना है? एक महाकाव्य है, यानी एक काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। विकल्प है उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगाली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा B4 बोल मराठी। बाकी सभी आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषाएं हैं। उड़िया भी, बिहारी भी, बंगला भी। जो मराठी है ये पूर्वी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं गारसा देतासी, शिव सिंह सेंगर, गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। आंसर हो जाएगा C4 कैट। जो गिरियर्सन है, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। विकल्प है बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बघेली। जो बघेली है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ब्रजभाषा आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है। ये सभी पश्चिमी हिंदी की हैं, लेकिन बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बघेली कौन सी भाषा, कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। विकल्प है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह,
शिवदान सिंह चौहान, विजयदेव नारायण शाही। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग, विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही आपके मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान है, लेकिन विजयदेव नारायण शाही नहीं है। विजयदेव नारायण शाही किस प्रकार के आलोचक हैं? आपके ऐतिहासिक आलोचक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प है दंडी, वामन, रुद्रट, भामह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दंडी। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये याद करवा रखा है। देखिए काव्यादर्श, अगर किसी को दंड देते हैं तो उसका क्या बिगड़ जाता है? दर्श बिगड़ जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा दंड दे दिया जाए तो उसका दर्श बिगड़ जाता है ना। बस याद रखिएगा कि काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की है। अगर वामन की पूछी जाए तो वामन की कौन सी हो जाएगी? वामन की कौन सी रचना है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। बहुत अच्छे से कोड से आपको सभी को करवा रखा है, शायद कभी नहीं भूलेंगे कि जो वामन है उसकी रचना कौन सी है, रुद्रट की रचना कौन सी है, भामह की रचना कौन सी है। सभी का कमेंट करके आपको आंसर देना है। काव्यादर्श, दर्श का क्या हो जाएगा? दंडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? विकल्प है औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति संप्रदाय। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा वक्रोक्ति संप्रदाय। दोस्तों अच्छे से आपको याद करवा रखा है। आचार्य कुंतक, कुंतक को हमने क्या माना था? कुत्ता मान लिया था। जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? बकर बकर करके भौंकता रहता है ना, बकर बकर करता है। हमें याद रह जाएगा बस। कुंतक की रचना कौन सी है? वक्रोक्ति है। कुंतक का संप्रदाय कौन सा है? वक्रोक्ति संप्रदाय है। उसके बाद औचित्य संप्रदाय किसका था? क्षेमेंद्र का। औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है। दोस्तों हमने अच्छे से याद किया था कि तुम्हारा औचित्य ही क्या है जो हमें छेड़ते हो, है ना। ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंदवर्धन का है। यदि ध्वनि मीठी होती है तो बड़ा आनंद आता है। रीति संप्रदाय किसका है? आपका वामन का है। वामन माने बंदर, बंदर की कोई रीति नहीं होती है, वामन की कोई रीति नहीं होती है। तो बस याद रखिएगा औचित्य संप्रदाय किसका है? कुंतक का है। औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है। वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक का है। ध्वनि संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है। और रीति संप्रदाय किसका है? वामन का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक ने की है? विकल्प है रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राहुल सांकरत्ययन। ये राहुत नहीं दोस्तों, ये राहुल है, राहुल सांकरत्ययन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए। दोस्तों इससे पीछे के पेपर में भी रामविलास से संबंधित पूछी गई थी और वहाँ हमसे रचना पूछी गई थी, हिंदी जाति का साहित्य। हिंदी जाति का साहित्य किसकी रचना है? तो वो भी किसकी थी? आपके रामविलास शर्मा की थी। हिंदी जाति का साहित्य हमने देखा था कब की थी? 1986 की रचना थी। हिंदी जाति का साहित्य 1986 की है। किसकी थी? रामविलास शर्मा की। और हिंदी में लोक जागरण भी किसकी है? रामविलास शर्मा की। दोनों को ही याद रखिएगा कि लोक जागरण करते हैं तो हिंदी जाति के साहित्य को बदल देते हैं। और भी बहुत सी आलोचनात्मक रचनाएं इनकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गवानी में पावन जभी लगी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं?
विकल्प है रसकलश, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, भ्रमर गीत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा क्या, उद्धव शतक। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव शतक किसकी रचना थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना थी उद्धव शतक। अगला क्वेश्चन हमारा है, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। विकल्प है फ्रांज काफा, फ्रेंज रोहो, कामू सात्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बोल, फ्रेंच रोहो। दोस्तों ये अच्छे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की मैं आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं किया है तो वीडियो है यूट्यूब पर, जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से कोड के साथ आपको ये सभी करवा रखे हैं। जादुई यथार्थवाद, अगर जादुई यथार्थवाद की बात करते हैं तो देखो, जादुई में हम शब्द एक लेते हैं जादू। जादू कौन करते हैं, फ्रेंच रोहो, और इसके साथ और कौन आता है, बुएलो, बुएलो। जो बुएलो हैं ये इसके संस्थापक माने जाते हैं जादुई यथार्थवाद के। और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्रेंच रोहो ने किया था। हमने कोड बना के भी याद किया था, जो बुएलो इसको हमने भुआजी बनाया था कि हमारी जो भुआजी होती है वो क्या करती है, जादू टोने करती है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है ना, तो आप जानते हो कि जो भुआजी होती है, नून राई ये वो, मतलब सब कुछ जो जादू टोने का कार्य होता है वो कौन करती है, बुआजी करती है। और बुआजी क्यों करती है, क्योंकि वह उसकी रोह से जुड़ी हुई होती है। तो बस याद रखना कि फ्रेंच रोह ने जादुई यथार्थवाद का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, बुएलो माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया। विकल्प है राहुल सांस्कृतैन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने। विकल्प था राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, हरप्रसाद शास्त्री। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ये, बोधगान ओ दोहा, इसके संपादक कौन थे, हरप्रसाद शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। विकल्प है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट, अपभ्रंश। दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है, अपभ्रंश का बोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। विकल्प है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, कोर्ट मार्शल। दोस्तों शंकर शेष का नाटक कोर्ट मार्शल नहीं है। एक और द्रोणाचार्य भी, अरे मायावी सरोवर है ये सरोवर है मायावी सरोवर। और घरौंदा, ये सभी नाटक किसके हैं, आपके शंकर शेष के हैं। लेकिन जो कोर्ट मार्शल है ये नाटक किसका है, ये है दीपक स्वदेश का। किसका था आपका, दीपक स्वदेश। कोर्ट मार्शल किसका है, दीपक स्वदेश का है। याद रखिएगा, हमने कोड से भी याद किया था कि
कोर्ट में क्या लेकर जाते हैं हम? दीपक लेकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। विकल्प है राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, गंगा प्रसाद विमल। दोस्तों, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कौन नहीं है? गंगा प्रसाद विमल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। विकल्प है एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अन्य से अनन्या, हादसे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है। उसके बाद देखिए, एक कहानी यह भी किसकी है? मनु भंडारी की है। एक कहानी यह भी किसकी है? आपके मनु भंडारी की है। पिंजरे की मैना किसकी है? चंद्रकिरण सोनरिक्शा की है। कब की है ये भी पूछ लिया जाता है, तो 2008 की है। हादसे किसकी है? सभी को पता ही होगा, हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की। कब की है? 2005 की। याद रखिएगा। एक कहानी यह भी किसकी है? मनु भंडारी की है। पिंजरे की मैना किसकी है? आपकी चंद्रकिरण सोनरिक्शा की है, 2008 की। अन्य से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान की है। और हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की है, 2005 की। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प हैं अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। पहला जो गिरमिटिया है ये किसका उपन्यास है? आपका गिरिराज किशोर का उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला गिरमिटिया है यह आपका 1991 में प्रकाशित हुआ। कब का है? 1991 का है। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी जब अफ्रीका में प्रवास कर गए थे, अफ्रीका गए थे, उस समय का वर्णन इसमें दिया गया है। यानी पहले गिरमिटिया में गांधी जी के अफ्रीका प्रवास का वर्णन दिया गया है। किसका है ये? आपका किसका है? गिरिराज किशोर का है। कब का है? 1991 का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार सही अनुक्रम है। विकल्प हैं साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? इस इतिहास तिमिर नाशक किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। सच्ची समालोचना किसकी है? आपकी बालकृष्ण भट्ट की है। साकेत एक अध्ययन किसकी है? नगेंद्र की है। सीढ़ियों पर धूप किसकी है? रघुवीर
सहाय की रचना है। तो सही विकल्प आ जाएगा सी फॉर कैट। इतिहास तिमिर नाशक किसकी थी आपकी? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। सच्ची समालोचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। ये जो सच्ची समालोचना है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है और ये किसकी आलोचना है? विद्यानिवास मिश्र की एक रचना थी, संयोगता स्वयंवर। विद्यानिवास दास की एक रचना है संयोगता स्वयंवर, और उस पर उसकी आलोचना सच्ची समालोचना के नाम से किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तीन ही विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों विकल्पों में से ही आप अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। चित्रलेखा कब का है? 1934। टेढ़े मेढ़े रास्ते कब का है? 1946। भूले बिसरे चित्र कब का है? 1959, 59। सामर्थ्य की सीमा कब का है? 1962 का। पुनः ध्यान दीजिए, चित्रलेखा 1934 का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते कब का है? 1946 का। भूले बिसरे चित्र 1959 का। और इस सामर्थ्य और सीमा कब का है? 1962 का। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध कब की है आपकी? 1967 सॉरी। आत्महत्या के विरुद्ध कब की? 67 की। इससे पहले कौन सी आ जाती है? सीढ़ियों पर धूप कब की थी? 1960 की। तो हमने कोड भी बनाया था कि रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में बैठ जाते हैं और आत्महत्या के विरुद्ध कुछ बोलते रहते हैं, तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। और वह कहता है, हंसो जल्दी हंसो, देखो ये लोग भूल गए हैं जब कुछ पतों पर कुछ चिट्ठियां लिखकर भेजा करते, वह भी एक समय था। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। याद रहे हमें कि सीढ़ियों पर धूप कब की थी? 1960 की। आत्महत्या के विरुद्ध कब की है? 67 की है। हंसो जल्दी हंसो कब की है? 1978 की रचना है। लोग भूल गए कब की हैं? 82 साल में भी लोग भूल गए हैं ना। कुछ पते कुछ चिट्ठियां कब की है आपकी? 89 की। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आगे के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प हैं परंपरा, शरणार्थी, विपथगा, अमरवल्लरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। विपथगा कब की है? विपथगा आपकी 1937 की रचना है। 1937। परंपरा कब की है? 1900
1940 की। शरणार्थी कब की है? 1948 की। अमर वलरी कब की है? 1945 की। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे समक्ष नहीं है। सबसे पहले विपथगा पहले एक में ही है, विपथगा के बाद जो परंपरा है वो भी एक ही विकल्प में है, डी फॉर डॉग में, इसलिए आंसर भी डी फॉर डॉग लेना पड़ा। दोस्तों बता देते हैं जो अमर वलरी है, इस अमर वलरी में ही जो अज्ञे है उनको अज्ञे नाम से संबोधित किया गया था। किसके द्वारा? जैनेन्द्र के द्वारा। याद रखिएगा, अमर वलरी रचना में हीरानंद वात्स्यायन जो थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उनको अज्ञे नाम से संबोधित किया गया था। किसके द्वारा? जैनेन्द्र के द्वारा। कौन सी रचना में? अमर वलरी में। तो बस याद रखिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी जो अमर वलरी रचना है उसी में अज्ञे नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। किसके द्वारा? जैनेन्द्र के द्वारा। और ये अज्ञे नाम किस रचना के कारण पड़ा? इनका अमर वलरी के कारण पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प हैं विराम चिन्ह, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा युगबोध और कविता। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। प्रगति और परंपरा कब का है? 1948 का। 1948 का है। भाषा साहित्य और संस्कृति कब का है? 1949 का है। भाषा युगबोध और कविता कब का है? 1981 का है। और विराम चिन्ह दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है, विराम चिन्ह की डेट क्या है? अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट करके बता दीजिए। अभी मुझे विराम चिन्ह की डेट याद नहीं आ रही है। प्रगति और परंपरा कब की है? 1948 की। साहित्य भाषा और संस्कृति कब का है? 1949 का। भाषा युगबोध और कविता कब का है? 1981 का। और विराम चिन्ह की डेट याद नहीं आ रही है। इन सब को देखते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्यानिवास मिश्र के निम्न संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। ये निबंध संग्रह दिए हुए हैं किसके? विद्यानिवास मिश्र के। निबंध संग्रहों का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम आपको चुनना है। विकल्प है कदम की फूल डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। कदम की फूल डाल कब का है? 1956 का। तुम चंदन हम पानी कब का है? 1957 का। तमाल के झरोखे से कब का है? 81 का। शेफाली झर रही कब का है? 89 का। कदम की फूल डाल कब का है? 56 का है आपका। तुम चंदन हम पानी कब का है? 57 का है। तमाल के झरोखे से 81 का है। शेफाली झर रही है कब का है? 89 का है। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प है रहा किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और तिलिस्म। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे कब का है 71 की, 1971 का है। रहा किनारे बैठ कब का है 72 का है। तिलिस्म कब का है 73 का है। यत्र तत्र सर्वत्र कब का है 2000 का है। फिर से देखिए, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, रहा किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, यत्र तत्र सर्वत्र 2000। अगर डेट याद नहीं है तो हमने कोड से आपको ये अच्छे से करवाया हुआ है, कोड से भी अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प हैं रंग दर्शन, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांकित। दो ही विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अनुसार ही अपना आंसर चूज कीजिए। चलिए, दो विकल्प और आपको दे देते हैं। अब बताइए आपका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन था हमारा, नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। विकल्प था रंग दर्शन, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांकित। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा C4 कैट। देखिए, नेमीचंद्र जैन की जो पहली रचना थी, वो रचना थी आपकी तार सप्तक 1944 की। उसके बाद आई कौन सी, एकांत 1963 की रचना थी। उसके बाद अधूरे साक्षात्कार कब की है, 1966 की रचना है। रंग दर्शन कब की है, 1967 की रचना है। जनांकित और तीसरे पाठ की डेट मुझे याद नहीं आ रही है, अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट करके बताइए। नेमीचंद्र जैन की पहले रचना तार सप्तक थी जो 1944 में प्रकाशित हुई। दूसरी एकांत थी जो 1963 में प्रकाशित हुई। तीसरी अधूरे साक्षात्कार 1966 में। रंग दर्शन 1967 में। और जनांकित तीसरा पाठ, इनकी डेट मुझे याद नहीं आ रही है, अगर आपको याद है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा। विकल्प है आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, आधा गांव। राही मासूम राजा के उपन्यास हैं, अच्छे से कोड से आपको सभी को करवा रखे हैं, सभी ने आंसर ठीक ही चुना होगा। आधा गांव कब का है, 1966 का है। टोपी शुक्ला कब का है, 69 का है। दिल एक सादा कागज कब का है, 73 का है। असंतोष के दिन कब का है, 76 का है। असंतोष के दिन और ओस की बूंद दोनों ही कब के थे, 1976 के थे आपके। सीन 75, दिल एक सादा कागज के बाद क्या आ जाता है, सीन 75 आ जाता है। कब का है वो, 75 का ही है, याद रखिएगा। देखिए, पुनः देखिए, आधा गांव कब का है, 66 का है। टोपी शुक्ला कब का है, 69 का है, यानी 69 का है। दिल एक सादा कागज कब का है, 73 का है। असंतोष के दिन कब का है, 76। असंतोष के दिन और रोज की बूंद दोनों कब के हैं, 76 के हैं। हमारे आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। विकल्प है मधुर स्वपन, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडार, वेम रक्षाम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। गढ़कुंडार, गढ़कुंडार कब का है? 1928 का है। गढ़कुंडार कब का है? 28 का है। मधुर शौपन कब का है? 1950 का है। वीएम रक्षाम कब का है? 1955 का है। कुणाल की आंखें कब का है? 1967 का है। पुनः देखिए गढ़कुंडार कब का है? 1928 का। किसका था? वृंदावन लाल वर्मा का। मधुर शौपन 1950 किसका है? राहुल सांकरतयन का है। वीएम रक्षाम कब का है? 1955 का। किसका है? आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। कुणाल की आंखें कब का है? 1967 का है। किसके है? आनंद प्रकाश जैन का है। आनंद प्रकाश जैन के और भी याद आ रहे होंगे। तीसरा नेत्र है, अंतर्मुखी है, कठपुतली के धागे हैं, ये सभी किसके हैं? आपके आनंद प्रकाश जैन के। पुनः सुन लीजिएगा, हमें याद रखना है गढ़कुंडार 1928 का, लेकिन है किसका? ये वृंदावन लाल वर्मा का है। मधुर शौपन 1950 का है। किसका है? आपका राहुल सांकरतयन का है। वीएम रक्षाम किसका है? 1955 का है। किसका है? आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। और शास्त्री भविष्यवाणी करते हैं ना, कोड बनाया था हमने कि आलमगीर के मंदिर में, वैशाली की नगर वधु आलमगीर के मंदिर में रक्त की प्यासी है ना, ये सभी करके कोड हमने बनाया था। और कुणाल की आंखें ये किसका है? आनंद प्रकाश जैन का है। कब का है? 67 का है। इनके अन्य उपन्यास भी है। तीसरा नेत्र है, अंतर्मुखी है, कठपुतली के धागे हैं, ये सभी किसके हैं? आनंद प्रकाश जैन के हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? विकल्प है 55 खंबे, लाल दीवारें, तत्सम, दिलोदानिश, आवा। सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी ने आंसर चुन ही दिया होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 55 खंबे, लाल दीवारें कब का है? 61 का। हमने अच्छे से कोड में याद किया था। 55 खंबे कितनी? 61 दीवारें। लाल दीवारें की जगह क्या याद किया था हमने? 61 दीवारें। उसके बाद है तत्सम, तत्सम कब का है? 83 का। तत्सम 83 अच्छे से याद किया हुआ है। तत्सम 83 का है। दिलोदानिश कब का है? 1993 का है। और आवा कब का है? 2000 का है। पुनः देखिए, 55 खंबे लाल दीवारें कब का है? 1961 की रचना है। किसकी है? किसका उपन्यास था? उषा प्रियवंदा का था। तत्सम 1983 का है। किसका है? राजी सेठ का है। दिलोदानिश 1993 का है। किसका था? कृष्णा शोभती का। आवा 2000 का है। किसका है? चित्रा मुदगल का। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प है अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, मत्स्य गंधा, अग्निलीक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग। D4 डॉग। मत्स्य गंधा कब का है? 1937। मत्स्य गंधा कब का है? 37 का है। अंधा युग कब का है? 1955 का है। एक कंठ विस्पाई कब का है? आपका 1963 का है। और अग्निलीक कब का है? 1976 का है। पुनः देखिएगा, मत्स्य गंगा कब का है? मत्स्य गंधा कब का है? 1937 का है। किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। अंधा युग 1955 का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। एक कंठ विस्पाई कब का है? 1963 का। किसका? दुष्यंत कुमार का है। अग्निलीक कब का है? 1976 का। किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है। एक कंठ विस्पाई जो है ये शिव और सती के की पौराणिक कथा पर आधारित है। कई बार इसकी कथा वस्तु भी पूछ ली जाती है। दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित है और ये एक गीति नाट्य है। सभी आपके गीति नाट्य है। मत्स्यगंधा ये भी गीति नाट्य है, उदय शंकर भट्ट का है। अंधा युग भी गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती का है। एक कंठ विस्पाई भी गीति नाट्य है, दुष्यंत कुमार का है। और अग्निलीक भी
आपका गीति नाट्य किसका? भारत भूषण अग्रवाल का है। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प हैं तिरस्कृत, हादसे, झूठन, मुर्दैया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी फोर कैट। जूठन कब का है? 1997 का। जूठन कब का है? जूठन है हमारा 1997 का। मुर्दहिया कब का है? 2002 का। 2002 का मुर्दहिया है। तिरस्कृत कब का है? 2005 का है। और जूठन कब का है आपका? सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा सी फोर कैट। सबसे पहले देखिएगा जूठन, जूठन कब का था? 1997 का। तिरस्कृत कब का है? 2002 का है आपका। हादसे कब का है आपका? 2005 का है। और मुर्दहिया रह गया, मुर्दहिया कब का है? 2010 का है। पुनः देखिए आत्मकथा, सबसे पहले जूठन, जूठन कब की थी आपकी? 1997 की। किसकी आत्मकथा थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की थी। तिरस्कृत 2002 की है। किसकी है? सूरजपाल सिंह चौहान की है। हादसे कब की है? 2005 की आत्मकथा है। किसकी है? रमणिका गुप्ता की है। मुर्दहिया कब की है? 2010 की है। किसकी है? तुलसी राम की है। याद रखिएगा, बहुत बार फिर पूछा जाता है, फिर से दोहराती हूँ। जूठन किसकी थी आपकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तिरस्कृत किसकी थी? सूरजपाल सिंह चौहान की। हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की। मुर्दहिया किसकी है? तुलसी राम की है। डेट भी याद रखिए, जूठन कब की है? 1997 की है। तिरस्कृत 2002 की है। हादसे 2005 की है। और मुर्दहिया 2010 की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फोर कैट। आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसको किसको दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को। किस पर? चितंबरा पर। 1968 में दिया गया। 1968 में दिया गया पहले। किस पर? चितंबरा पर। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। फिर दिया गया रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी को। 61 की रचना थी। और कब दिया गया था? 72 में दिया गया था। फिर दिया गया आपका महादेवी वर्मा को दिया गया था। कब? यामा पर। कब? 82 में। और आप जानते हैं कि 82 के बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लग गया था। और फिर किसको मिला था? नरेश मेहता को मिला था। कब? 1992 में। दोस्तों आप कहोगे मैम विकल्प के अनुसार तो आपका आंसर सही नहीं है। दोस्तों किसी भी विकल्प में आंसर सही नहीं दिया गया है, इसलिए हम जो आंसर चुनेंगे वो सी को ही चुनेंगे। हमें पता है सुमित्रानंदन पंत को सर्वप्रथम दिया गया चितंबरा पर। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी पर दिया गया था। उसके बाद महादेवी वर्मा को दिया गया। और महादेवी वर्मा के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो संपूर्ण रचना पर दिया जाने लगा था। किसको मिला था? 92 में नरेश मेहता को मिला था। लेकिन ऐसा कोई विकल्प हमारे समक्ष नहीं है, इसलिए हमने आंसर क्या चुना? सी फोर कैट चुना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। दो ही विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो में से ही आप अपने आंसर को चूज कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। यही सच है कब का है? 1966 का है। जोड़ बाकी कब का है? 1981 का है। एक स्त्री का विदा गीत कब का है? 83 का है। बोलने वाली औरत कब का है? 2000 का है। पुनः देखिएगा दोस्तों, यही सच है 1966 का, जोड़ बाकी 1981 का, एक स्त्री का विदा गीत 1983 का, बोलने वाली चिड़िया, बोलने वाली औरत 2000 का। ये आपके कहानी संग्रह हैं किसके? देखिएगा, यही सच है किसका है? जल्दी से बताओ। मनु भंडारी का। जोड़ बाकी किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का। एक स्त्री का विदा गीत किसका है? मृणाल पांडे का। और बोलने वाली औरत किसका है? ममता कालिया का। फिर से देख लीजिएगा, यही सच है मनु भंडारी 1966 का कहानी संग्रह है। जोड़ बाकी शशि प्रभा शास्त्री का 1981 का है। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे का 1983 का है। बोलने वाली चिड़िया ममता कालिया की है, बोलने वाली औरत ममता कालिया के का कहानी संग्रह है कब का? 2000 का। सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है स्थापना और तर्क का। स्थापना है, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दिया गया, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अध्यात्म होती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए। दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों विकल्प हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, छायावाद के संबंध में मान्यता है किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्य जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, ए सही, आर सही। आप सभी जानते हैं कि यह छायावाद की परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जब कविता के भावों की छाया कहीं अन्य जाकर पड़ने लगे तो उसे क्या कहते हैं? छायावादी कविता कहते हैं। और इसी कथन के अनुसार छायावादी कविता अन्योक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोनों ही विकल्प हमारे सही। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, स्थापना है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई उसे कविता कहते हैं, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। ए सही है, बिल्कुल सही है ए, लेकिन बी कहती है कि अनासक्त बनाती है। जो आर है वो कहता है अनासक्त बनाती है। कविता कभी भी अनासक्त नहीं बनाती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनरानुकूल पुनर्व्याख्यान होना चाहिए। तर्क दिया गया, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल, ए सही, आर गलत। देखिएगा,
आर में बिल्कुल क्लियर कहा गया कि युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है, नहीं बना नहीं रहता है। ऊपर क्या कह रहा है कि उनका पुनरावलोकन होना चाहिए, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत हमारे लचीले होने चाहिए। लेकिन नीचे क्या कह रहा है कि अगर उनमें पुनरावलोकन नहीं किया गया है, उनका युगानुकूल उनमें परिवर्तन नहीं किया गया, तो उनका महत्व बना रहता है, ऐसा नहीं, उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आ रहे गलत। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभूत करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। ए और आर दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि एक जो कवि हुआ करता है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत आता है। आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है कि सर्वभूत को आत्मभूत करके, सर्वभूत को आत्मभूत करके सर्वभूत बना देना ही कविता का, काव्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। सर्वभूत को आत्मभूत करके सर्वभूत बना देना ही क्या है, कविता का चरम लक्ष्य होता है। निर्व्यक्तिकतावाद में समझाया गया है कि एक जो कवि होता है वो सभी के अनुभव को पहले अपना अनुभव बनाता है और फिर उस अनुभव को सभी का अनुभव बना देता है। उस पहले आत्मसात करता है और फिर उसको कविता के माध्यम से सबका अनुभव बना देता है, और यही कविता का परम लक्ष्य होता है। तो पहला हमारा गलत हो गया है। दूसरा कहा, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। निर्व्यक्तिकतावाद में कहा गया है कि जो जो साहित्य है, जो काव्य है, वह काव्य लेखक के अपने व्यक्तित्व से पलायन है, यानी वह उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता। लेखक का जो काव्य होता है वो समाज का व्यक्तित्व हुआ करता है, तो उसकी अपनी जो अहम भावना है उससे पलायन करना ही काव्य है, अपने व्यक्तित्व से पलायन करना ही काव्य है। अपने व्यक्तित्व से पलायन करके वो समाज का व्यक्तित्व बना देना चाहता है। तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थापना है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क है, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। सही विकल्प का चयन करना है आपको। सभी ने आंसर दोस्तों चुन ही दिया होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। दोनों ही सही हैं, क्योंकि भक्ति में कभी लेन देन नहीं होता, और जहाँ लेन देन होता है वहाँ क्या होता है, स्वार्थ की भावना होती है। तो भक्ति कभी भी सौदा नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो भ्रमर गीत है उसमें उद्धव जो गोपियों को समझाने जाता है, तो उस समय गोपियाँ एक ही बात कहती हैं कि आयो बड़ो घोष व्यापारी, उद्धव आयो बड़ो घोष व्यापारी, कि उद्धव तू तो एक घोष व्यापारी है जो लेन देन की बातें करता है। भक्ति में कभी लेन देन की बातें नहीं होती है। लेन देन तो क्या है, एक व्यापार है, एक स्वार्थ पर टिका हुआ व्यापार है। तो ये दोनों ही हमारे सही होंगे कि भक्ति में कभी लेन देन नहीं होता है, और भक्ति जो है वो लेन देन जो होता है वो हमेशा स्वार्थ पर टिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, यदि आप में से किसी ने देखा हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करते आप। देखो मूल्य सिद्धांत दिया, रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत आया था, और मूल्य सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी साहित्य, कोई भी काव्य या कोई भी वस्तु मूल्यवान कब होती है, जब वह हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको संतुष्ट करती है, हमारे जो मनोवेग होते हैं, मनोभाव होते हैं, उनको संतुष्ट करती है, जो सुरुचि पैदा करती है। वही साहित्य अच्छा साहित्य होता है जो सुरुचि पैदा करता है, जो संवेगों हमारे अंदर संवेगों को संतुष्ट करता है। विरोधी संवेग और ये जो सकारात्मक संवेग होते हैं उन सब में संयम स्थापित करे, वही जो साहित्य या वस्तु है वह मूल्यवान होती है। उसी के आधार पर ये स्थापना दी गई है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। रिचर्ड्स ने क्लियर कहा है कि साहित्य वही उपयोगी है, वही मूल्यवान है जो हमारे अंदर सुरुचि को पैदा करे। तो ये हमारा गलत हो गया। तर्क क्या कह रहा है हमसे, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। दोस्तों मात्र साहित्य तक सीमित नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा B4। बोल ए और आर दोनों ही यहाँ गलत दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4। बोल ए और आर दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों दोनों ही सही हैं। रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक और आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करते हैं, और क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा D4। डॉग दोनों ही सही हैं, तर्क भी सही है और स्थापना भी हमारी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क है क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। दोस्तों आर गलत हो गया। देखो ए सही है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर हमारा गलत होगा क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। ऐसा नहीं है कि मिथक के बिना आप इतिहास ही नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई हैं, और ये सही सुमेलित करके अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों C4 कैट। आप सभी ही जानते हैं
ये सभी रचनाएं आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई हैं। पहले सूची 1 में नरेंद्र शर्मा है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, भवानी प्रसाद मिश्र है। सूची 2 में फूल नहीं रंग बोलते हैं, बुनी हुई रस्सी, आत्मजयी, युगधारा, प्रवासी के गीत। दोस्तों सही विकल्प का हमें चयन करना था, हम मैच करते हैं। नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी है? प्रवासी के गीत। बहुत अच्छे से हमें कोड से ये करवाई हुई है कि जो नरेंद्र होते हैं वो हमेशा ही प्रवासी के गीत गाते रहते हैं, गाते गाते कहाँ पहुँच जाते हैं? +1 में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे करके पूरी रचना इसकी हमने कोड से याद की हुई है। चलिए, नरेंद्र शर्मा को नरेंद्र मोदी बनाकर हमने याद किया था। अगला क्वेश्चन, अगला है नागार्जुन। नागार्जुन की आप जानते हो कौन सी, नागार्जुन की रचना कौन सी है? युगधारा। ये नागे व्यक्ति होते हैं, ये कभी भी युग की धारा में नहीं बहते हैं, ध्यान रखिएगा। युग धारा है या एक युग गंगा है, एक युग धारा है। तो नागार्जुन जो होते हैं, युग की गंगा कहाँ से निकलती है? केदारनाथ अग्रवाल से। अगर युग गंगा है तो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। लेकिन युग धारा, तो ये नागे व्यक्ति होते हैं, कभी भी युग की धारा में नहीं बहते। हमने कोड अच्छे से याद किया हुआ है। तो नागार्जुन की क्या हो जाएगी? युगधारा। युगधारा बी में कौन सी 4 किस में है आपका? C4 कैट में है। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हमने अच्छे से देखी थी, क्या हो जाएगी? फूल नहीं रंग बोलते हैं। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की क्या हो जाएगी? बुनी हुई रस्सी हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है उसमें भी हमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और सही कोड का मिलान कर हमें आंसर देना है। सूची 1 में है गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। शुक्ल 2 में है चांद, मतवाला, प्रताप, समालोचक, कविवचन सुधा। सूची 1 में संपादक दिए हुए हैं, सूची 2 में पत्रिकाएं दी हुई हैं। सही मिलान कर अपने आंसर को कमेंट करके आंसर बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। सभी जानते ही हैं, सभी का आंसर आ गया होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन सा है आपका? प्रताप। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कौन सा है? समालोचक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है? कविवचन सुधा। महादेवी वर्मा की कौन सी है? चांद। महादेवी वर्मा तो बहुत अच्छे से याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे ना। हमने कोड बनाया था कि महादेवी वर्मा किसके जैसी दिखाई देती हैं? चांद के जैसी, है ना। हंस के जैसा कौन दिखाई दे रहा था? हंस किसकी पत्रिका है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वही हमने कोड जोड़ा था कि हंस के जैसा कौन दिखाई देते हैं, तो महादेवी वर्मा भी किसके जैसी दिखाई देती है? चांद के जैसी। तो हंस किसकी थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं संजीव, बदी उजमा, राही मासूम रजा, अमृत राय। सूची 2 में है समर शेष है, सूत्रधार, नागफनी का देश, एक चूहे की मौत, दिल एक सादा कागज। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। दोस्तों सभी जानते ही होंगे और सभी का आंसर भी आ गया होगा। देखो एक बार हम मिलान करते हैं। संजीव का कौन सा है? संजीव का है सूत्रधार, याद है सभी को। बदी उजमा तो बहुत अच्छे से याद होगा। बदी उजमा का क्या हो जाएगा? एक चूहे की मौत। हमने बहुत अच्छे से कोड बनाया था इसका कि बदी हो जाती है जब एक चूहे की मौत पर 6 की वापसी होती है। दूसरी है ना छाकों की वापसी, तो 6 की वापसी होती है। इन्हीं के अनुरूप क्या मनाया जाता है? चौथा गणतंत्र भी बनाया जाता है। तो ये सभी जो हैं रचनाएं किसकी हैं? आपकी बदी उजमा की हैं। राही मासूम राजा की कौन सी है आपकी?
राही मासूम रजा की कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। दिल एक सादा कागज, हमें अभी पीछे करके ही आए हैं कुछ देर पहले ही, है ना। दिल एक सादे का राही मासूम राजा होते हैं, ये टोपी शुक्ला होते हैं, आधा गांव है टोपी शुक्ला है ना। ये दिल, अपने दिल की बात एक सादे कागज पर सीन 75 में लिख देते हैं, जो कटरे की आरजू होती है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, आपकी राही मासूम राजा की हैं। अमृत राय, अमृत राय का कौन सा हो जाएगा आपका, नागफनी का देश, है ना। हमने देखा था कि नागफनी के देश से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। बाकी भी कोड से हमने इनको याद किया था। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों के उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प एक में दिया गया है तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा दिया गया तुलसीदास है, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी। तीसरा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और चौथा है भाषा और संवेदना। सूची 2 में हमें दिए गए हैं आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और नेमीचंद्र जैन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए तुलसीदास, तुलसीदास किसकी रचना है, माता प्रसाद गुप्त की है, गुप्त की है। महावीर प्रसाद और हिंदी ये किसकी हो जाएगी, आपकी रामविलास शर्मा की। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हमें बिल्कुल याद है किसकी है, 80 वर्ष किसकी हो जाएगी हमारी, शिवदान सिंह चौहान की। और भाषा और संवेदना किसकी हो जाएगी, रामस्वरूप चतुर्वेदी की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया बावन दास, रंगनाथ, मंदा, नमिता पांडे। सूची 2 में दिया गया राग दरबार, आवा, मेलांचल, इदमनम, आधा गांव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, दो विकल्प में से ही अपना आंसर चूज कीजिए। याद होंगे तो अच्छे से आंसर निकल जाएगा हमारा। दोस्तों यदि हमें एक भी याद है तब भी हमारा आंसर बन जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बोल। आप सभी जानते हैं बावन दास किसका था, मेलांचल का। रंगनाथ तो सबको याद होगा ही होगा, किसका था ये, राग दरबारी का। मंदा किसका है आपका, इदमम का। नमिता पांडे किसकी है, आवा की। तो ये सभी जो पात्र हैं ये इनके उपन्यासों के साथ सुमेलित आपको करने थे। अगर रंगनाथ भी आपको याद था राग दरबारी का तब भी आपको ये क्वेश्चन बन जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है यशोदा, सची, अश्वत्थामा, केस कंबली। सूची 2 में दिए गए असाध्य वीणा, प्रिय प्रवास, आत्मा के विरुद्ध, अंधा युग और विष्णु प्रिया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। दोस्तों अगर सारे याद नहीं है, एक याद है तभी आपका आंसर बन रहा था। अगर अश्वत्थामा आपको याद है किसका, अंधा युग का, तब भी आपका आंसर बन रहा था सी में। 4 एक ही विकल्प में दिया गया है, किसमें,
बिफोर बोल में। देख लेते हैं, यशोदा किसका है? प्रिय प्रवास का। सची किसकी है आपका? सची किसका है? विष्णु प्रिया का। अश्वत्थामा किसका है? अंधा युग का। केशकम्बली किसका है? असाध्य वीणा का। सही विकल्प का चयन किया तो हमने क्या निकला? बिफोर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। सूची 2 में है अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, ज्यापाल सात्र, युंग और भट्ट लोलट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। दोस्तों सभी का आंसर सही होगा, किसी का भी शायद गलत नहीं होगा। बहुत अच्छे से हमने किया है। देखिएगा, अगर हम ये देखें, इसमें एक मनोविश्लेषणवाद सबका पढ़ा हुआ है, किसका है? युंग का है। मनोविश्लेषणवाद किसका था आपका? युंग का था। अस्तित्ववाद किसका था? ज्यापाल सात्र का था। उत्पत्तिवाद, बाकी कुछ याद नहीं, अगर उत्पत्तिवाद भी याद है तब भी आपका आंसर बना जा रहा था। उत्पत्तिवाद किसका था आपका? भट्ट लोलट का था। और अच्छे से हमने कोड से याद किया है कि उत्पत्ति की लोह लगी। उत्पत्ति की लोह से क्या? लोलट याद किया। उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी। शंकुक ने अनुमति दे दी। अभिनव भट्ट नायक ने भुगती अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। तो अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। तो डी में 1 देखेंगे तो डी में 1 कौन से में? सी में है। कोई भी एक भी अगर याद है तब भी आपका आंसर बन जा रहा था। आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना आपको। यहाँ पहले कहानी सूची 1 में दी गई है मवाली, पालगोमरा का स्कूटर, गुलकी बन्नो, राजा निर्बंसिया। सूची 2 में है कमलेश्वर, शेखर जोशी, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, धर्मवीर भारती। दोस्तों विकल्प मैं आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ, इसके अनुसार अपना मिलान कीजिए कौन किसके साथ ही मैच करेगा। साथ में नोटबुक लेके बैठे होंगे, जल्दी से अपना आंसर सेट कर दीजिए। चलिए अभी हम विकल्प देखते हैं, बताइए आंसर कौन सा होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। सभी का सही होगा आशा रखती हूँ, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। फिर भी एक बार चलो थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन में है देखो, मवाली कहानी किसकी है आपकी? मोहन राकेश की। पालगोमरा का स्कूटर किसका है? उदय प्रकाश का। कोड अच्छे से बनाया था ना हमने कि प्रकाश के उदय होते ही पालगोमरा के स्कूटर पर बैठकर चला जाता है, उदय प्रकाश का है। गुलकी बन्नो किसका है आपका? धर्मवीर भारती का। राजा निर्बंसिया किसका है? कमलेश्वर का। आंसर हमारा हो जाना चाहिए था ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 74 का। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बसंत आ गया है, प्रिया नीलकंठी, काव्य में रहस्यवाद। सूची 2 में दिए गए कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। दोस्तों सभी को ही याद होगा आपको, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? किसका निबंध है ठिठुरता हुआ गणतंत्र? हरिशंकर परसाई का। हाँ, ठिठुरते हुए हमने कोड बनाया था, ठिठुरते हुए गणतंत्र में शिकायत मुझे भी है ना। तो ये पूरा कोड हमारा था हरिशंकर परसाई का। उसके बाद बसंत आ गया किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
प्रिया नीलकंठी सभी जानते ही हैं किसका है, कुबेरनाथ राय का। और काव्य में रहस्यवाद किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सही आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियां देकर हमें मिलान करने को कहा गया है। देखिए, एक तरफ सूची 1 में पंक्ति है, विषम शिला शकुंतला पर्वता भुआ गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। दूसरी है, अर्ध अर्ध विवृत जंघनों पर तरुण सत्य के सिर पर लेटी थी, यह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर। सी में है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछली लहरों से करती है। डी में है, अनंत विस्तार का अटूट मौन। सूची 2 में दिया गया, त्रिलोचन, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सभी पंक्तियां आपको लिखवाई हुई हैं, आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। देखिए दोस्तों, अगर विषम शिला शकुंतला पर्वतो भूताम गंगा शशि तारकहारा अभिद्रुतम असी से पूता, अगर इस पंक्ति को देखते हैं तो किसकी है, त्रिलोचन की है। दूसरी देखो, अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर पर लेटी थी, यह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर, किसकी थी, सुमित्रानंदन पंत की। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछली लहरों से करती है, किसकी थी, शमशेर बहादुर सिंह की। बड़े कोड से आपको बड़े अच्छे से याद करवाई हुई है शमशेर बहादुर सिंह की सभी आपको। ये बहादुर व्यक्ति होते हैं और बहादुर व्यक्ति क्या कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे प्रेम करो जैसे मछली लहरों से करती है, डरो मत, तुम मुझसे प्रेम करो। बहादुर व्यक्ति ही तो कह सकते हैं। अनंत विस्तार का अटूट मौन, ये भी आपको अच्छे से करवाई हुई है, किसकी है, कुंवर नारायण की है, कि नारायण के साथ अनंत विस्तार का अटूट मौन होता है, अटूट संबंध होता है। हम मौन रहकर संबंध बनाते हैं, किससे, कुंवर नारायण से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B4 बोल हो जाएगा। आशा रखती हूँ सभी का स्कोर अच्छा रहा होगा। सभी अपना स्कोर मुझे सेंड करें, अभी मैसेज करके सभी अपना स्कोर मुझे दें। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा विचलित मत होइएगा। आपका नेट का पेपर रोजाना जितने यूट्यूब देखोगे इतना ज़्यादा भ्रमित हो जाओगे। मत देखो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, पता नहीं कौन कौन। इन लोगों को तो अपने व्यूज पाने से मतलब होता है कि जल्दी से खबर डाली, हमें व्यूज मिलेंगे, इतने भ्रमित कर देते हैं। मत देखो, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। बस देखना है तो 1 मिनट के लिए कभी कभार कोई, वो भी अच्छा चैनल, जिस चैनल पर आप विश्वास करते हो उसी चैनल को देखिए। वो जो हमें सही न्यूज़ देता आप उसी चैनल को देखिए। आप दर बदर मत भटकिए। फिर से कहना चाहूँगी कि यहाँ लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि शायद मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सत्य है कि लोग व्यूज पाने के लिए इतने अंधे हो चुके, पता नहीं किस किस प्रकार की शंकाएं, किस किस प्रकार के भ्रम हमारे मस्तिष्क में डाल रहे हैं। हर 1 मिनट में दे रहे हैं कि साइट से नोटिस हटा दिया गया है, साइट पर नोटिस लगा दिया गया है। दोस्तों, ये क्या खेल है और हम भी इनमें उलझते चले जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अगर चैनल से ही, आप सबसे अच्छा है कि साइट पर विजिट करके देखें। फिर भी अगर आप चैनल देखना चाहते हैं तो जो विश्वास, जो फेथफुल हैं, जो वास्तव में विश्वसनीय चैनल हैं, आप उन्हीं को देखिएगा। बाकी न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, पेपर आपका अवश्य हो जाएगा। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हो जाएगा। जो डेट दी गई थी उसमें नहीं तो उससे अगले हफ्ते हो जाएगा। दोस्तों, अगर 10 दिन भी ज़्यादा खिसक जाता है, 15 दिन भी खिसक जाता है तो हमें हानि नहीं होगी।
हम अपनी तैयारी पर ध्यान रखें और ऐसे समय का फ़ायदा उठाता है वही समय का मसीहा कहलाता है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। हमारा पेपर होगा ही होगा और हम जेआरएफ लेकर निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन इसी के लिए हमें दृढ़ संकल्प भी लेना होगा कि हम अपने समय को, ये जो 10 दिन का समय हमारे पास बचा है, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम सदुपयोग करेंगे। और इसी इच्छा के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। सभी अपना स्कोर मुझे अवश्य शेयर करें। जय हिंद।